नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग। देखिए, पूरी दुनिया जो है कोरोना कोविड इससे परेशान चल रही है। अब एक नया वेरिएंट आ गया है, उसका नया संस्करण आ गया। यही तो दिक्कत है इस वायरस में। बड़ा बहरूपिया है, रूप बदलता रहता है। बदलते बदलते डेल्टा तक पहुंचा था, जिसको कभी इंडिया का वायरस भी बताया गया था। अब WHO ने उसका नाम डेल्टा कर दिया। आपको पता है अल्फा बीटा ये सब जो उनके रोमन जो एक नोमेनक्लेचर है वो चलते हैं, उसमें डेल्टा वेरिएंट कर दिया था। लेकिन ये बहुत सारे रूप बदलता है। और अब जो आया है, जिसको कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे खतरनाक है, उसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। वेरिएंट का वैज्ञानिक क्या है नाम, किस तरीके से उसको कोड किया गया, वो है B.1.1.529। ये जो ओमिक्रॉन है ये पूरी दुनिया में चिंता का कारण है। भारत भी इस पर चिंतित है और हमें आपको भी होना चाहिए। थोड़ा सतर्क होना तो देखिए जरूरी है, क्योंकि ये वायरस जो है जब रूप बदलने में तेज है तो ये आता रहेगा और हमें भी अपनी तैयारी करनी होगी। देखिए, इसको डेल्टा वेरिएंट जो था, जो इससे पहले जिसने तबाही मचाई पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा मौतें और संक्रमण इस डेल्टा वेरिएंट से ही हुआ। तो डेल्टा वेरिएंट में म्यूटेशन होता है। जो वंशाणु हैं उनमें जब उत्परिवर्तन म्यूटेशन हो जाता है तो उस म्यूटेशन की वजह से उसमें बदलाव होते। तो ये जो म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन, उसमें जो बदलाव आए, डेल्टा वेरिएंट में 2 के करीब बदलाव थे। और किस चीज में, जो ऊपर का इसका खोल है, कोट। हमने, अगर आप पहले देखे, हमने अपने कार्यक्रम में इससे पहले वायरस के बारे में जब चर्चा की है तो समझाया है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप और देख लेना, समझ लेना उसे। तो ये जो खोल है, इसके खिलाफ ही शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स काम करता है। और ये मैंने बताया था कि लॉक एंड की थ्योरी की तरह है। ताला आएगा तो ताले की जो चाबी है वही लगेगी ना। अब ताला आया और उस ताले दूसरा ताला आ गया, चाबी आप कोई और लिए बैठे तो फिट ही नहीं होगी। तो बस यही है, गोल आया, गोल के हिसाब से एंटीबॉडी बने और अचानक से उसने अपने को चौकोर कर लिया, तो ये एंटीबॉडी हो गए बेकार। एड्स का वायरस यही करता है, बहुत बेरुपया है। तो बस इसी तरीके से रूप बदलने में माहिर जो इसका कोट है उसमें ये बदलाव करता है, क्योंकि जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कोट के खिलाफ है, जो ऊपर का खोल है उसके खिलाफ है। तो इसको कोरोना जो नाम दिया था, आप सभी को पता ही है। स्पाइक्स हैं, कांटेदार है, ताज की तरह। तो ये कांटों का ताज है, जिसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो काम तो कर रहा है। लेकिन क्या है, ये जो कटीले इसमें हैं, ये कोशिका में उस क्षेत्र में, उस साइट पे, उस जगह चिपकने में ज़्यादा कामयाब होते हैं जहाँ से इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ये उसको कोशिकाओं में, हमारे शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करा देता। इतने सारे स्पाइक हैं तो कोई पकड़ लेता उसे। तो ये इसकी खासियत थी। अब ये नया नहीं है, पहले भी आया था। आपको याद होगा 2003 में एक बीमारी आई थी, सार्स। अभी भी है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करके, चीन से ही आई थी। इसको नाम जो दिया गया है, सार्स CoV-2 नाम दिया गया है। कोव मतलब कोरोना वायरस 2, इसी को कोविड बोलते हैं। इसी का नया संस्करण ओमिक्रॉन है। मैंने बताया डेल्टा में 2 म्यूटेशन थे, ओमिक्रॉन में कितने हैं, अब तक जो पता है 32 म्यूटेशन हो चुके हैं। तो ये जो चिपकने वाली जगह है, ये खोल के खिलाफ हमारा वैक्सीन भी काम करता है। एक बार ये आ गया तो हमारे इम्यून सिस्टम में एक मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, जिनकी याददाश्त है, उन्हें पता ही आएगा तो हमें ये वाले एंटीबॉडीज बनाने। अब इसने क्या है, खोल में कुछ बदलाव करने हैं। स्पाइक्स तो हैं, पर शायद कुछ अलग तरीके का भी जांच चल रही है। तो वो चिपकने में ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। तो चिपकने में कामयाब होने का मतलब ये है कि उसमें कुछ बदलाव करके वो कांटे जो हैं इस तरीके के हो गए हैं कि वो कोशिका में चिपक रहे हैं। डर किस चीज़ से था? चिपकने नहीं देना है। वो जो जगह है उस पे चिपकने से पहले ही हमारा इम्यून सिस्टम या तो इसे पकड़ ले, या कोई ऐसी दवा हो जो पहले ही उस साइट पे चिपकी बैठी हो
तो ये घुस ही नहीं पाएंगे। तो अब ये चिपकेगा तो इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, हमने बताया था आरएनए वायरस है, आरएनए डीएनए वायरसेस क्या होते हैं वो आपको पता है। देखो अपना कुछ नहीं होता वायरस का, ये तो हमारी कोशिका में घुसता है, फिर हमारी कोशिका की मशीनरी इस्तेमाल करता है और अपनी संतानें बनाता है, फिर कोशिका को तोड़ता है, अगले कोशिका में घुसता, बस यही इसका चक्र है। खैर, तो अब ये जो है चिपक गया तो वो जेनेटिक मटेरियल कोशिका में डाल देगा, यानी आप संक्रमण हो सकते हैं और हो रहे हैं। और इसमें क्योंकि इसमें कुछ क्षमता ऐसी डेवलप हो रही है, अभी इस पे देखिए एक चीज समझ लीजिए, 9 नवंबर को पहली बार जो साउथ अफ्रीका में एक इनका जीनोमिक सीक्वेंस का सर्वेलेंस करने वाली एक इनकी संस्था है जो जांच करती रहती है जीनोमिक सीक्वेंस की, उसने 9 नवंबर में बोत्सवाना में इस वायरस को डिटेक्ट किया था सबसे पहले। और ये बहुत अच्छी बात और बड़ी बात इसलिए है, उन्होंने डिटेक्ट किया, समझा और रिपोर्ट किया पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से। वो देश भी टूरिज्म पे निर्भर है, वो रोक सकता था नहीं, इसी चीज की जरूरत थी, इसी चीज की जरूरत है। WHO ने तो उनकी टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है जो वायरस एवोल्यूशन पे काम कर रही है कोविड के, तो वो उसको TAGVE करके बोलते हैं। उस एडवाइजरी ग्रुप ने जब बताया तो 24 नवंबर के आसपास इसको उन्होंने बताया कि भाई ये वायरस है, खतरनाक है। बाद में इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न, यानी ये चिंता वाला संस्करण है, ये घोषित किया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत तेजी से फैलने की क्षमता। क्यों? क्योंकि इसके स्पाइक में चेंज है और ये चिपक रहा है। तो पहले वाला जो था उसके खिलाफ तो काफी इम्यूनिटी आ गई है ना, वैक्सीन भी काम कर रहा है, इसके खिलाफ भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये अभी जांच है। लेकिन एक आंकड़ा सामने आया कि ज्यादातर जो प्रभावित हुए हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं थे पूरी तरह, मतलब कई तो 64% के करीब तो थे ही नहीं, और जो थे उनको भी एक टीका लगा था। तो ये देखा गया है कि वैक्सीनेटेड वालों में इन्फेक्शन हो भी रहा है तो उसका बहुत माइल्ड इन्फेक्शन, बहुत ही हल्का, जुकाम खांसी की तरह। तो वैक्सीन तो देखिए कराना चाहिए। दूसरी चीज, इससे जो बचने के तरीके हैं सब वही हैं। मास्क लगाना है अच्छी फिटिंग वाला, हाथ धोते रहना है, डिस्टेंस रखना है 1 मीटर, ये सब चीजें आप जानते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। ये दूसरी बात है कि हम उसका पालन नहीं कर रहे थोड़ा, और सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे हैं तो मास्क भी भूल रहे हैं। कुछ जगह तो मैंने देखा लगा ही नहीं रहे बिल्कुल, कि मतलब पूरा भरोसा है कि उन्हें तो संक्रमण होगा ही नहीं। वैसे अगर आप हमारा एपिजेनेटिक्स वाला एपिसोड देखें तो उसमें हमने बताया कि विश्वास कितनी बड़ी चीज है। कुछ ऐसे जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। और दूसरी चीज, ये वायरस बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये भी काम कर रहे हैं कि वो जीन्स एक्टिवेट ना हो तो उसमें ये मात खा जाते हैं। तो पहली चीज तो जब हमें संक्रमण होता है हम डिप्रेस हो जाते हैं, तो ऐसे में वही जीन एक्टिवेट होंगे जो इन वायरस और बैक्टीरिया की मदद करें। पॉजिटिव रहना जरूरी है, मुश्किल है पर रहना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बगैर मास्क के घूमे, क्योंकि उससे देखा गया है संक्रमण फैल ही रहा है। अब जैसे वैक्सीनेशन जो है, मैंने बताया ही भाई, जिन लोगों ने नहीं करा रखा तो उनमें ज्यादा ही इन्फेक्शन फैला। इस समय दुनिया के 11 देशों में ये फैल चुका है। और देखिए अगर ये एक बारी जुड़ गया आपकी कोशिका में, मान लीजिए आपका इम्यून सिस्टम, आप भले ही डेल्टा वाले से संक्रमित हुए हों, लेकिन इसने खोल बदल लिया है, ओमिक्रॉन नाम रखा गया है, नया वेरिएंट है। ये अगर आ गया तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो वही है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी सार्स वाला, वो आएगा तो रेस्पिरेटरी समस्याएं करेगा ही करेगा। तो कोशिश क्या करनी है कि चिपके ही ना। तो उसको रोकने के लिए अभी पता नहीं है क्या ये वैक्सीन को मात दे पा रहा है। देखा गया है कि री इन्फेक्शन इससे हुआ, लेकिन जो वैक्सीनेटेड थे उनमें हमने बताया ही कि ज्यादा समस्या नहीं थी। और इस बार अलार्म, मेरा ये कहना जल्दी नहीं, शायद समय से पहली बार ये अलार्म जो है ना बज गया है। इस पे अब हमें आपको सतर्क होना है। पूरी दुनिया जो है एक्शन ले रही है। इजराइल ने तो सभी को ही आना बंद कर दिया है, 11 देशों में इजराइल भी है। कुछ में जैसे पहले भी होता था कि एयरपोर्ट पे आए, टेस्ट हुआ और लोग भाग गए।
ऐसा यूके में भी हुआ है, भारत में भी एक केस है, लेकिन अभी उसका ये नहीं पता लगा है कि ओमिक्रॉन है कि नहीं। अच्छा, अब देखिए, अब एक सवाल जो मन में आना चाहिए कि जब कोड चेंज हो गया, इसने अपनी सीक्वेंस वगैरह हो सकता बदल ली, तो जो आप आरटीपीसीआर करते थे उसमें तो 3 तरीके के जीन थे जिनको डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, तो फिर कैसे आप उसी वाले टेस्ट से पता कर सकते हैं? जब वो वाला टेस्ट प्रभावी है तो वैक्सीन भी प्रभावी होना चाहिए। तो एक एस जीन होता है, तो 3 में से एक एस जीन जो है वो डिटेक्ट नहीं होता इस टेस्ट में, इसलिए वो वाला टेस्ट आज भी चल रहा है, प्रभावी है। इसलिए जो एस जीन अगर पता नहीं लगे तो मान लिया जाता है कि ओमिक्रॉन का ही संक्रमण है। बता दिया थोड़ा, क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं, जानेंगे तो आएंगे और हम फिर पूछेंगे तो समाधान भी ढूंढेंगे। लेकिन अब देखिए, ये बहुत तेजी से फैल रहा है, डिस्टेंसिंग वगैरह, मास्क लगाना, ये सब जरूरी है, इनका ध्यान रखिए। आयुर्वेदिक आप लोग जो ट्रीटमेंट लें ठीक है, लेकिन ऐसी बहुत सी अब दवाएं जो हैं उन पे भी काम हो रहा है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे कोवैक्सीन है जिसके बारे में मैंने पहले बताया, नहीं बताया तो हमारे प्रोग्राम जो है हम वैक्सीन वही करेंगे क्या क्या है, उसमें तो पूरा खोल ही जो है वायरस का डला हुआ है। लेकिन वो जो खोल है, अब अगर इसने अपना जो खोल जो कोट है अगर उसको बदल लिया तो जितने भी वैक्सीन्स हैं वो एक्चुअल में खोल पे ही तैयार हैं। जैसे mRNA वाला वैक्सीन है, फाइजर का है, तो वो भी खोल का जो प्रोटीन है उसी को डिटेक्ट करवाता है, अंदर वाले का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बाहर वाला है इसी पे सब बने हैं, अगर ये उसको स्किप करने लगा तो यानी समस्या है। लेकिन फिर भी पूरा खोल थोड़े ना बदल गया, स्पाइक्स तो हैं, तो इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, इम्यून रिस्पॉन्स आ भी रहा है। तो अभी तक बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं, बहुत ही जैसे हल्के जुकाम वगैरह के होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि हम चिंता में ही डूब जाएं, है ना। काम धंधे तो चल ही रहे हैं, लोगों ने लॉकडाउन अभी तक नहीं लगाए हैं, लेकिन सरकारें लगा सकती हैं, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, जब पेंडेमिक आता है तो स्वास्थ्य सेवाओं में भाई सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती ना। आपने 5000 बेड मान लो एक्स्ट्रा बना दिए, जब पेंडेमिक चला गया तो वो बेड, वो सब चीज़ें तो वेस्ट हो रही हैं, तो ये टेम्पररी ही बनेगा, फिर हटेगा भी। तो इसलिए वो जो चीज़ें उनके प्रेशर को बचाने के लिए उन पर ज़्यादा दबाव ना है, ज़रूरी है हम भी सतर्क रहें, सरकारें भी अपना काम करें। दूसरा, WHO को जैसे हमने कहा कि इस बारी अलर्ट जो है समय पे दे दिया है। हालांकि डेल्टा के बाद न्यू, जी, ये इनके अल्फाबेट हैं जो आते हैं रोमन भाषा के, तो न्यू उन्होंने इसलिए नहीं लिया बीच में क्योंकि न्यू मतलब न्यू, नया, इसको लोगों को लगेगा तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए हटा दिया। जी नहीं लिया क्योंकि जी जो है बहुत ही एक लोकप्रिय नेता का नाम है, तो जी वेरिएंट कैसे बोल देंगे। और कुछ बातचीत भी चल रही है कि शायद WHO और उनका कुछ रिश्ता भी है, चलने दीजिए, गब्बाजी भी होगी, लेकिन जी इसलिए नहीं लिया। उसके आगे वाला ओमी जो है वो ले लिया, तो ओमिक्रॉन नाम रखा है। ये सब इसके बारे में जितनी जानकारी है अभी यही है। लेकिन सर्दियां हैं, नॉर्मल खांसी जुकाम भी होता है, तो वो भी आएगा ही, सतर्क रहिए। और सरकार ने टेस्टिंग बढ़ा दी है, टेस्टिंग में सहयोग करिए। और टेस्टिंग का हमने बताया कि नतीजे तो भाई बहुत सी रिपोर्ट्स कहती हैं RT-PCR तो बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है, 1-2 वायरस भी होंगे तो भी आ जाएगा, सही भी है। लेकिन उस सब के बावजूद हमने एक बहुत बुरा समय देखा है, सबके दिल में वो याद है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा परिवार मैं जानता हूँ जिसने इस तकलीफ को ना झेला हो, और इसलिए ज़रूरी है कि हम सतर्क रहें। बाजार अगर जा भी रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का अपने मन से पालन करिए, करना पड़ेगा। ये कोई सोच के नहीं आई ये बीमारी कि इसे मारना है इसे नहीं मारना, हमें मास्क भी लगाना पड़ेगा। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें ध्यान रखना है, उनको भी तो अच्छा भविष्य देना है, घर बैठ के थोड़ी ना पढ़ाना है, दुनिया तो वो भी देखेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस वायरस के सारे स्रोत जिनमें ये जिंदा रहेगा वो ख़त्म किए जाएं, वही तरीका है। और वो क्या है, अब तो आदमी है, वैक्सीनेट हो गए तो उसको जगह नहीं मिली, होस्ट नहीं मिला, है ना, और बाहर भी नहीं गए,
संभल के रहे तो भी होश नहीं मिला, तो ये वायरस तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को समझिए और अपनाइए। ओमिक्रॉन से घबराइए मत, सतर्क रहिए। मन किया कि ये जानकारी आपको देनी चाहिए, इसलिए बताई। इसमें आप बिल्कुल इन सब चीज़ों का पालन करिए, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको अपनाइए, सतर्क रहिए, दोबारा बीमार थोड़ी ना पड़ेंगे आप। तो उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब भी बताते हैं और नया सवाल भी लेते हैं। जी, तो सवाल आपको याद होगा, हमने पूछा था रामसर कन्वेंशन क्या है, और ये सवाल इसलिए पूछा था, चर्चा पर्यावरण पे हो रही थी। अब पर्यावरण के साथ उससे पहले का सवाल बिटकॉइन का था। थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ, आपको पता ही है सरकार ने हर तरीके की क्रिप्टो करेंसी किसी को मान्यता नहीं दी है, और खासतौर से प्राइवेट, ये बिटकॉइन वगैरह ये सब प्राइवेट हैं, इनसे कोई लेन देन नहीं होगा भारत में। ये वित्त मंत्री जी ने भी पूरा स्पष्ट कर दिया है, तो इसको समझ लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी जो है उससे लेन देन नहीं होगा। और जैसे मैंने एमू फार्मिंग का एग्जांपल दिया था, क्या उदाहरण था कि किसानी किसान से खरीद रहा था कि अरे इसमें बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, तो किसानी किसान से खरीद रहा था और जो बेच रहा था उसे फायदा हो भी रहा था। फाइनली जब सबने खरीदने के बाद बाजार ढूंढा तो बाजार तो था ही नहीं। अभी क्रिप्टो करेंसी में भी यही है, आप खरीद रहे हैं, दूसरा और खरीद रहा है, क्यों? इन्वेस्टमेंट। अब जब आप उस बिटकॉइन से कुछ खरीदने जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, तब क्या पता क्या हो। तो इसलिए इस पर सतर्क रहिए, आपको सरकार ने बहुत सतर्क कर दिया। खैर, हमारा सवाल था कि रामसर कन्वेंशन क्या है। देखिए, वेटलैंड, नम भूमि जो होती है, इस पे 1971 में ये कन्वेंशन हुआ था और पहली बार यह तय हुआ था कि नम भूमि किसे कहेंगे, उनको बचाना बहुत जरूरी है। आपको याद है ना, सारी माइग्रेटरी बर्ड्स, प्रवासी पक्षी आते हैं भारत में, ये प्रवासी पक्षी आते हैं। भरतपुर में आपको पता है इतनी बड़ी बर्ड सेंचुरी है, वो क्या है? वेटलैंड है। वहीं पर तो सारे पक्षी आते हैं, ब्रीडिंग होती है। तो नम भूमि की हमारे पर्यावरण को बचाए रखने और बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका है। इसी को लेके ये कन्वेंशन हुई थी। ये इतनी बड़ा एक चर्चा चली थी, 71 में हुई थी, 1971 में, 75 में से अपनाया गया था। और हमारे जितने भी जवाब देते हैं उसमें सबसे पहले तो हमारे मोहम्मद हारिस हुसैन साहब हैं। आप देखेंगे पहला जवाब इन्हीं का आया है और इन्होंने इसमें लिखा है और बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये इसलिए क्योंकि हमें समझना पड़ेगा, ये नम भूमि वगैरह ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं बहुत से पक्षियों के, जितने भी हमारे, जैसे बहुत से ऐसे जो मगरमच्छ वगैरह, इस तरीके के जो सरीसृप वगैरह हैं, एम्फीबियंस वगैरह हैं, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है और इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। चलिए एक इसी से जुड़ा सवाल पूछ लेते हैं। मैंने सोचा तो कोई और सवाल था, लेकिन रामसर कन्वेंशन की बात हुई तो मेरे दिमाग में एक नया सवाल आया और मैं वही पूछना चाहूँगा। कीटोन स्पीशी क्या होते हैं? जब हम इकोसिस्टम, पूरे परितंत्र की बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनको कीस्टोन स्पीशी कहा जाता है। कीस्टोन प्रजाति ये क्या है, इनके बारे में पता करिए और हमें बताइए, और अगले कार्यक्रम में हम सबको बता ही देंगे। तो कीस्टोन स्पीशीज क्या हैं, इनके बारे में पता करिए और जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये सब बोलते हैं, ज़रूरी भी है, क्योंकि तभी बातें दूर तक जाएंगी और हमें भी अच्छा लगता है लोग इसमें समझे। और मैंने कहा कि हमें कोशिश करनी है कि ये प्लेटफॉर्म जो है, ये जो मंच है, ये संवाद का मंच बन जाए। तो वो तभी होगा जब एक बड़े स्तर में लोग भी इससे जुड़ें। बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी जाननी समझनी है अपने अस्तित्व के लिए, इस धरती को बचाने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।